नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने 10 रूपकम के प्रथम प्रकाश में जो वर्णित रूपक, नाट्य, रूप, रूपक, नृत्य, नृत्य और अर्थ प्रकृतियों पर मैंने चर्चा की थी। अब इस लेक्चर में मैं 10 रूपकम के ही प्रथम प्रकाश में वर्णित अवस्थाएं और संधियों पर बात करते हैं। मित्रों, जैसा मैंने कहा था, अर्थ प्रकृति कथा वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। उसके जो 5 प्रकार के अर्थ प्रकृतियां थी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये उस कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक है। उसी प्रकार अवस्थाएं हैं। अब जो अवस्था है वो नायक, जो उसका प्रमुख पात्र होता है नाटक का, उसकी जो व्यापार है, उसका जो क्रिया है, वो किस तरह से कार्य करता है और वो कार्य करते हुए उसकी किस तरह की जो अवस्थाएं होती हैं, वो भी नाटक में बहुत जरूरी है, महत्व रखती है। तो वो जो अवस्थाएं हैं, आज अवस्था और उसके बाद जो संधियां होती है नाटक में, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अवस्था की बात करें। अवस्था जो है वो फल की प्राप्ति के लिए जो नायक अपना जो व्यापार करता है, व्यापार का मतलब यहाँ बिजनेस से नहीं है, व्यापार का मतलब होता है उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वो जो कार्य होते हैं उसे नाट्य शास्त्र की भाषा में हम अवस्थाएं कहते हैं। तो यानी उस पूरे नाटक में, जैसे मैं रामायण का उदाहरण इसीलिए ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि रामायण जो है उससे हम सभी परिचित हैं। तो अब जैसे राम है, उसका प्रमुख पात्र है रामायण का, और वो राम जो है वो किस किस तरह से वो अपने कार्य करता है और उसकी अवस्थाएं क्या होती है। जब वो अपने पिता के यहाँ जन्म लेता है, जन्म लेने पर उसकी जब विद्या ग्रहण करने जाते हैं कैसी अवस्था है, विवाह के लिए जाते हैं जब वहाँ धनुष तोड़ते हैं तो उनकी किस तरह की अवस्थाएं हैं, और फिर उसके बाद जब वो विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं, फिर वनवास जाते हैं, उनको राज्याभिषेक देने की बात थी, उनका राज्याभिषेक करने की बात थी और अचानक उनको वनगमन का आदेश होता है, तो उनकी किस तरह की अवस्थाएं हैं, वन में किस तरह की उनकी अवस्थाएं हैं। सीता हरण हो जाता है और रावण का वध करते हैं, वापस सीता को प्राप्त करते हैं और फिर सीता को वनगमन होता है। तो अनेक तरह की अवस्थाएं नायक की नाटक में प्राप्त होती हैं। वही जो अवस्था है, वो अवस्था जो है वो भी नाटक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहयोगी होती है। तो उन्हीं अवस्थाओं के विषय में हम बात करते हैं। तो अवस्था जो है वो भी 5 प्रकार की होती है। कहते हैं अवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थी भी आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति फलागमः। यानी वो जो अवस्था है वो 5 प्रकार की है। 5 प्रकार में सबसे पहला कौन सा है कि फल की इच्छा रखने वाले, क्योंकि नाटक जो है वो शुरुआत से लेकर के उसका उद्देश्य भी, जैसे मैंने अर्थ प्रकृति में बताया, कार्य का मतलब फल क्या होगा। तो जब नाटककार कोई नाटक लिखता है तो वो उद्देश्य को देख करके उस नाटक की रचना करता है कि ये जो नाटक होगा इससे मैं समाज को क्या देना चाहता हूँ, नीतिपरक कोई उपदेश देना है या किस तरह से कोई उसमें जो उद्देश्य होता है उसको लेकर के लिखा जाता है। तो ये 5 उस नायक की अवस्थाएं होती हैं जो कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। तो कहते हैं फल की इच्छा रखने वाले के द्वारा, यानी उस नायक के द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला जो है आरंभ, फिर यत्न, फिर नियताप्ति और फिर फलागम। तो फलागम ये अंतिम अवस्था होती है। तो सबसे पहले आरंभ, यानी जैसा मैंने कहा था कि बीज, जैसे अर्थ प्रकृति में मैंने बीज बताया, तो वहां कथा वस्तु का आरंभ होता है, राम का जीवन चरित्र व्यक्त करना। अब राम कैसा है, क्योंकि राम को हम आइडियल पुरुष मानते हैं, एक आदर्श पुरुष के रूप में मानते हैं, तो वो एक वहां आरंभ के रूप में वहां उनकी कथा वस्तु शुरू होती है। तो एक राम का जो रोल करने वाला व्यक्ति है वो राम के पूरे जीवन चरित्र को अपने मस्तिष्क में रखता है और उसी के अनुसार वो अपना कार्य करता है।
तो आरंभ जो होता है औत्सुक्य मात्रम आरंभ फल लाभाय भूयसे, यानी फल की प्राप्ति के लिए जब नायक किसी कार्य का आरंभ करता है। मान लीजिए क्योंकि रामायण तो बहुत लंबा चौड़ा काव्य है, महाकाव्य है, लेकिन फिर भी ये है कि राम का अगर हम देखें तो उनका अवतार जिस उद्देश्य को लेकर के हुआ था कि इस पृथ्वी से राक्षसों को समाप्त करना, तो उनका सारा जीवन जो था उसी हिसाब से उन्होंने कार्य किया। तो जो जो घटनाएं घटित होती गई उससे उनके उद्देश्य पूरे होते गए। तो सबसे पहले वो उसका आरंभ करते हैं, यानी भगवान राम अवतार के रूप में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं। तो ये जो औत्सुक्य मात्र यानी उस कार्य को प्रारंभ करने का जो उत्सुकता हमारे मन में आती है केवल कि ये कार्य मुझे पूरा इसका मुझे ये लाभ होगा और इसके लिए मुझे ये कार्य करना है, तो उत्सुकता मात्र जो है वो ही उस कार्य का आरंभ कहलाता है। यानी महत्वपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए इच्छा मात्र करना ही आरंभ है। मन में ये बात आ गई कि ये चीज मुझे प्राप्त करना है, ये मेरा उद्देश्य है, तो वो जो है उसी को हम आरंभ कहते हैं। दूसरा जो अवस्था के रूप में आती है वो है नियताप्ति। नियताप्ति का मतलब हो गया जब हमारे मन में इच्छा हो गई किसी चीज को प्राप्त करने की, तो उसके लिए हम यत्न करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम उसके लिए उपाय करने की बात सोचते हैं कि अब ये चीज मुझे प्राप्त कैसे होगी। कोई चीज प्राप्त करने का मन में आ गया, लेकिन वो चीज प्राप्त कैसे होगी इस चीज को निश्चित करना, यानी आगे की प्लानिंग है कि अब इसके लिए मुझे कैसे क्या करना है। तो ये जो है वो नियताप्ति कहलाती है। यानी नायक फिर ये सोचता है कि अब अगर सबसे पहले तो जब विष्णु के रूप में राम होते हैं और जब ये बात होती है कि जी राक्षस बहुत हैं, उनको कैसे मारा जाए, उनका समाप्त कैसे किया जाए, तो मन में उनके ये विचार आया कि क्यों ना मैं पृथ्वी पे जाके अवतार लूं। तो ये विचार आना ही आरंभ है। और उसके लिए जब ये बात आगे की जो नियताप्ति की बात आती है तब वो सोचते हैं कि भाई किसके यहाँ जन्म लेना चाहिए और कहाँ से क्या स्थितियां बनेंगी। तो वो ये सोचना, नियताप्ति जो है उसके उपाय के बारे में सोचना, उसका जो विघ्न बीच में आता है उस विघ्न को दूर करके और फल की प्राप्ति के लिए उस उपाय को सुनिश्चित करना, उसे ही नियताप्ति कहते हैं। तीसरी जो अवस्था है वो है फलागम की व्यवस्था, नियताप्ति नहीं, उससे पहले जो आरंभ है उसके बाद में यत्न की बात होती है। तो यत्न जो है वो कहते हैं प्रयत्नस्तु तद प्राप्तो व्यापारो अति त्वरान्वितः। यानी जैसे मैंने कहा आरंभ हुआ, आरंभ के बाद फिर उसके लिए यत्न किया जाता है, यानी प्रयत्न, उस फल को न मिलने पर अतिशय शीघ्रता पूर्वक जो व्यापार किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। जैसे मैंने कहा आरंभ में हम केवल इच्छा मात्र करते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए नायक जो है वो यत्न करना प्रारंभ करता है, और उसके बाद प्राप्त्याशा, फिर उसकी जब यत्न करता है तो उसमें उसको थोड़ी सी उस उद्देश्य को प्राप्त करने की या उस फल को प्राप्त करने की आशा जागृत हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें प्राप्त होती है, जब वो कार्य करना शुरू करता है तो लगता है कि हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूं और इस कार्य को मैं अवश्य पूर्ण कर लूंगा और इसका जो फल होगा वो मुझे अवश्य मिलेगा। तो इसीलिए उसके बाद सबसे पहले आरंभ, फिर यत्न किया जाता है, फिर उसकी प्राप्त्याशा होती है, यानी प्राप्ति की एक आशा मन में जगती है। कहते हैं उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव है। यानी जो बीज हमने बोया, वो बीज बो दिया हमने, उसके बाद हमने उसमें जल वगैरह का सिंचन किया, यानी ये सारे यत्न हैं। और अब वो जो बीज अंकुरित होता है तो वो प्राप्त्याशा का मतलब हो गया कि किस तरह से वो जो बीज होता है वो अंकुरित हो गया, लेकिन वो कभी दिखता है, कभी वो मिट्टी में छुप जाता है। यानी ऐसा लगता है कि यार बीज तो उग गया है, पौधा तो तैयार हो गया है, बीज उग गया है, लेकिन वो कभी दिखाई देता है और कभी मिट्टी में छुप जाता है। तो उससे एक संभावना सी रहती है, निश्चितता नहीं हुई, लेकिन यह है कि हाँ बीज उग गया है, लेकिन वो अभी
पौधा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये स्थिति जो होती है वो प्राप्त्याशा में होती है। तो इसमें कहते हैं वस्तुतः फल प्राप्ति का आविर्भाव प्राप्त्याशा है। फल प्राप्ति का आविर्भाव, केवल अंकुरित हुआ है अभी पौधा, लेकिन वो कभी दिख रहा है कभी नहीं दिखता है, तो ये जो स्थिति होती है ये प्राप्त्याशा की स्थिति होती है। उसके बाद नियताप्ति आता है, जैसा मैंने अभी कहा था कि अपाया भावत प्राप्ति निर्यताप्ति सुनिश्चिता। लेकिन नियताप्ति में क्या होता है कि वो पौधा, वो अंकुरण जो है वो हमें अब स्पष्ट दिखाई देने लग गया है। यानी हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं वो यत्न सही दिशा में है और फल प्राप्ति की दिशा में है, और वो अंकुरण हमें दिखाई देने लगता है। तो ये जो स्थिति आती है यानी फल प्राप्ति की एक तरह से सुनिश्चितता हो जाती है। नायक को जब रावण को वो मारने जाते हैं, सीता को वापस प्राप्त करने के लिए सुग्रीव से मित्रता होती है, सबरी मिलती है, सबरी सुग्रीव के यहाँ जाने का रास्ता बताती है। तो धीरे धीरे वो घटनाक्रम ऐसे होते गए। यानी जब सीता को ढूंढ रहे थे तो सबसे पहले जो पक्षीराज थे उन्होंने उनको सीता का पता बताया कि रावण उसको हर के लेके गया, तो एक चीज ये हो गई। फिर उसके बाद वो सबरी के यहाँ गए, सबरी ने उनको सुग्रीव से मिलने की बात कही, सुग्रीव के यहाँ गए, सुग्रीव ने उनको आगे की जो उनकी कथा वस्तु के आधार पे जो आगे की रणनीति थी वो उनको बताई, उनकी मित्रता स्वीकार की और सीता को की खोज में उनका सहयोग करने की बात। तो धीरे धीरे करके वो चीजें होने लगती है, और वो चीजें होने के कारण समुद्र पे चले गए, वहां उन्होंने पुल भी बना लिया। तो धीरे धीरे लगा कि अब मैं सीता को वापस प्राप्त कर लूंगा। तो ये निश्चितता हो जाती है। और उसके बाद में जो अंतिम जो अवस्था होती है वो फलागम की होती है। यानी वो बीज रूप जो कथा वस्तु थी वो एकदम विस्तारित होकर के और क्लाइमैक्स की ओर वो पहुंच जाती है, और अंत में रावण का वध करके राम जो है वो सीता को प्राप्त कर लेते हैं। तो वही फलागम है। यानी जिस उद्देश्य को लेकर के वो जो नायक ने ये सारा व्यापार किया, सारी क्रिया की, कार्य किए, उस कार्य का फल उस नायक को अंत में मिल जाता है। तो वही फलागम है। कहते हैं समग्र फल संपत्ति फल योगो यथोचिता। यानी जिस तरह का कार्य किया गया उस तरह का फल नायक को प्राप्त हो जाता है। और आजकल की फिल्मों में भी हम यही देखते हैं कि अंत में अगर कोई प्रतिनायक है तो वो उसको उसका फल मिल जाता है, उसको सजा हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। जो नायक होता है, सन्मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है, तो उसको वो उस तरह का उसको फल मिल जाता है। तो फल योग व फलागम का समग्र फल को प्राप्त करना ही अवस्था का जो अंतिम अवस्था है फलागम की, वो उसको फिर प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये अवस्थाएं होती हैं। ये भी नाटक के लिए या रूपक के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद संधियों पर हम चर्चा करते हैं। नाटक में संधियां भी 5 होती है, अर्थ प्रकृति भी 5, अवस्थाएं भी 5 और संधियां भी 5 होती है। अब संधि किसे कहते हैं, यहाँ वो व्याकरण वाली संधि की बात नहीं है। हालांकि संधि का मतलब वही है जोड़ना, मिलना, लेकिन यहाँ उस रूप में संधि नहीं है। ये नाट्य संधि के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो संधि का मतलब सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि अवांतरार्थ संबंध संधि रेकान्वय सति ही। तो कहते हैं कि बहुविध गौण अर्थों का जब संबंध जो होता है वही संधि है। बहुविध गौण अर्थों का मतलब क्या हो गया, नाटक में बहुविध गौण अर्थों का मतलब हो गया कि जब कथा वस्तु आगे बढ़ती है तो एक मैंने कहा प्रधान कथा वस्तु के साथ अनेक अनेक प्रसंग जुड़ते जाते हैं, अनेक अनेक अवान्तर कथाएं जुड़ती जाती हैं, और वो जुड़ करके ही उस प्रसंग को आगे बढ़ाती रहती है, कथा वस्तु को आगे बढ़ाती रहती है। तो ये भी 5 तरह की होती हैं। किस किस तरह से यानी उस कथा वस्तु को हम कहें तो मुख्य रूप से तो ये कहा जाता है कि जो 5 अर्थ प्रकृतियां हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, और जो 5 अवस्थाएं हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये 5 अर्थ प्रकृति और 5 अवस्थाएं, यही मिलकर के 5 संधियां बनाती है। यानी जो प्रथम संधि है जिसको हम कहें
अर्थ प्रकृतयः पंचः पंचावस्था समन्विता, ये कहा गया है 10 रूपक में, यानी 5 अर्थ प्रकृति और 5 अवस्थाएं ये जब मिलती हैं तो 5 क्रमशः मिलती हैं तो 5 संधियां बनती है। और मैंने अर्थ भी बताया कि बहुविध गौण अर्थों यानी घटनाओं जो है घटनाएं हैं वो मिल करके उस कथा वस्तु को आगे बढ़ाती है। अब उसमें सबसे पहले है मुख संधि। मुख संधि जैसा मैंने कहा तो मुख संधि, ये 5 संधियों के नाम मैं पहले बता दूं। मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि और उसके बाद में अवमर्श संधि और निर्वहन संधि, ये 5 संधियां हैं। तो सबसे पहले है मुख संधि। मुख संधि जैसे मैंने कहा 5 अर्थ प्रकृतियों में से पहली अर्थ प्रकृति कौन सी है, वो है बीज। और अवस्था में पहला तत्व कौन सा है, पहली अवस्था कौन सी है, उसमें हम आरंभ यानी बीज और आरंभ ये दोनों मिलकर के मुख संधि बनाती है। मुख संधि का मतलब वही है कि जहां पर बीज की उत्पत्ति जो है या बीज वपन करना मुख संधि है। जब नाटक में इस तरह से बीज वपन किया जाता है और नायक की कार्यावस्था भी उसमें आरंभ की, क्योंकि मैंने कहा मन में विचार आना, यही जो आरंभ होता है अवस्था के रूप में नायक का। और कथा वस्तु का बीज की राम का चरित्र चित्रण हम यहाँ उद्घाटित करेंगे। तो ये जो चीज है ये मिलकर के मुख संधि, यानी मुख संधि में कथा वस्तु का आरंभ होता है, मात्र उसका शुरुआत होती है। और यह जो है अनेक अर्थ और रस का उत्पत्ति स्थान है। क्यों है, क्योंकि हम जब ये कह रहे हैं कि हम राम के चरित्र को यहाँ नाटक के माध्यम से उद्घाटित करेंगे तो स्वाभाविक है श्रोता या दर्शक जो होते हैं उनके मन में वो सारी चीजें, वो रस जो है राम के जो जीवन से संबंधित घटनाएं हैं वो ऑटोमेटिक हमारे मस्तिष्क में आती हैं। और उसी तरह के रस, करुण रस भी आता है, श्रृंगार रस भी आता है, हास्य रस का भी उद्घाटन होता है। तो ये सभी रसों का हमारे मस्तिष्क में यानी ये उत्पत्ति स्थान होता है। ये जो मुख संधि है वो सभी रसों का उत्पत्ति स्थान होता है। और इसके 13 जो अंग माने गए हैं मुख संधि के, छोटी छोटी चीजें हैं कि बीज को देखना, बीज को उसमें जमीन में डालना, यानी उसके लिए खड्डा खोदना, उसके लिए वैसी जमीन तैयार करना। हम शुरुआत वहां से करें क्योंकि ये एकदम शुरुआत की स्थिति है। और उसके 13 अंग हैं, यानी आरंभ करने में या हम कहें बीज को डालने में हमें कितनी चीजों को देखना पड़ता है, तो उस तरह के उन्हीं चीजों को लेके 13 अंग बने हैं। यानी सबसे पहले बीज को की क्वालिटी देखना, बीज के लिए जमीन की क्वालिटी देखना, जमीन को थोड़ा सा तैयार करना, उसको खोदना, उसमें थोड़ा सा पहले खाद मिलाना, पानी डालना, और किस तरह से वो बीज को हम यानी बीज के लिए भूमि तैयार करना, ये जो स्थिति है ये मुख संधि की होती है। और इसके 12 अंग हैं, वो 12 अंग में उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद और कारण, ये 12 अंग जो हैं वो मुख संधि के होते हैं। दूसरी जो संधि है वो है प्रतिमुख संधि। प्रतिमुख संधि में क्या होता है कि लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदस्तस्य प्रतिमुख भवेद और बिंदु अनुगमाद अंगानस्य त्रयोदश है। यानी इसमें जो पहली कार्यावस्था, दूसरी कार्यावस्था अर्थ प्रकृति है बिंदु, और अवस्था भी दूसरे नंबर की, यानी आरंभ के बाद यत्न। तो बिंदु का कार्य भी होता है कि कथा वस्तु को आगे बढ़ाना। बिंदु जैसे मैंने कहा पानी में हम तेल की बूंद डालते हैं और वो तेल जो होता है पूरे पानी पर फैल जाते हैं, उसी तरह कथा वस्तु का विस्तार होने लगता है। और यत्न में भी क्या होता है कि जब नायक ने ये सोच लिया कि मुझे क्या करना है, आरंभ होता है और उसके बाद उसके लिए यत्न किया जाता है। तो ये दोनों मिलकर के प्रतिमुख संधि बनाती है, यानी उस कथा वस्तु को थोड़ा सा और आगे, यानी उसमें एकाध कुछ अवान्तर कथाएं जुड़ना शुरू हो जाती है। तो ये प्रतिमुख संधि है और ये इसके 13 अंग माने गए हैं। इसमें 13 अंग में विलास, परिसर्प, विधूत, सम, गर्भ, नर्मदुति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प
उपन्यास, वर्ण संहार, ये प्रतिमुख संधि के 13 अंग माने गए हैं। इसके बाद में गर्भ संधि आती है। गर्भ संधि में अर्थ प्रकृति के रूप में हम कहें तो बीज बिंदु पताका जो है वो आ जाएगी, पताका नामक जो अर्थ प्रकृति, और इधर से आरंभ यत्न और प्राप्त्याशा, यानी वो कथा वस्तु आगे बढ़ती है। और इस तरह की जो कथा वस्तुएं इसमें संधि होती जाती है, वो जुड़ती जाती है कि अब जो है वो बीज हमने वपन किया था, कथा वस्तु को आगे बढ़ाया, उसमें हमारे को जो फल प्राप्ति होना है, जो उद्देश्य की पूर्ति होना है, वो हमें थोड़ा सा उसकी आशा होने लगती है। तो गर्भ संधि कहते हैं गर्भस्तु दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषणम मुहु, यानी जो बीज हमने वपन किया वो थोड़ा सा अंकुरित हो गया, लेकिन कभी वो दिखता है, कभी नहीं दिखता है। तो कभी तो नायक को ये आशा होती है कि हाँ मुझे ये चीज प्राप्त हो जाएगी जिस उद्देश्य को लेकर मैं कार्य कर रहा हूं, और कभी कभी वो उद्देश्य जो है वो प्राप्त होता सा नहीं दिखता है। यानी दोलायमान वाली स्थिति, संदेह की स्थिति रहती है कि ये चीज हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी, बीज निकला है, उगा है या नहीं उगा है, क्योंकि इस तरह की स्थिति वहां रहने से वो गर्भ संधि कहलाती है। और इसके भी 12 अंग हैं, अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, लौटक, अधिबल, उद्वेग, संप्रम और आक्षेप, ये 12 अंग जो हैं वो गर्भ संधि के माने गए हैं। और उसके बाद आता है अवमर्श संधि। अवमर्श संधि में अर्थ प्रकृति की जो चौथी स्थिति है नियताप्ति, और अवस्था जो होती है, अवस्था में आरंभ यत्न प्राप्त्याशा और उसके बाद में नियताप्ति। नियताप्ति और उधर से अगर हम बात करें तो बीज बिंदु पताका प्रकृति। तो प्रकृति का मतलब भी फिर ये हो गया कि वहां छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से आगे बढ़ता जाता है, और नियताप्ति का मतलब हो गया कि अब जो है वो फल की प्राप्ति होगी ही। इस स्थिति में वहां अवमर्श संधि होती है, और इसके भी जो है वो 13 अंग माने गए हैं। अवमर्श संधि में कह रहे हैं क्रोध नाव मृषेद्यत्र व्यसनाद व विलोभनात्, यानी वो जो बीज है वो निकल के भी थोड़ा सा हमें दिखाई देने लग गया है, निश्चितता हो गई है, और निश्चितता होने के कारण वो जो बीज है वो मतलब नायक जो है उसको फल प्राप्ति की आशा होने लग गई है। कहते हैं जिस कथांश में क्रोध, आपत्ति या लोभ के कारण आगे क्या करें इस संबंध में विचार होता है, और कहते हैं जिसमें बीजात्मक घटना गर्भ संधि की अपेक्षा अधिक विकसित होती है उसे अवमर्श कहते हैं। यानी गर्भ संधि में तो हमें ये निश्चितता नहीं थी कि क्या होगा नहीं होगा, बीज पौधा बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी जो नायक जिस कार्य को कर रहा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, फल प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये संदेह बना रहता है। लेकिन अवमर्श में उसकी निश्चितता हो जाती है। और इसके भी जो है वो 13 अंग हैं। कहते हैं अपवाद, संफेट, विद्रप, द्रव, शक्ति, द्युति, प्रसंग, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचलन और आदान। ये इस तरह से निश्चितता होती है इन 13 तत्वों के माध्यम से। और जो अंतिम संधि है वो है निर्वहन या उपसंहार संधि। तो कहने का मतलब उपसंहार का मतलब जहां नायक को फल की प्राप्ति हो जाती है तब उसको हम निर्वहन संधि कहते हैं। यानी इसमें अर्थ प्रकृति का जो पांचवा अंग है कार्य। कार्य का मतलब फलागम। और इधर जो हम अवस्था की बात करें तो अवस्था में भी नियताप्ति और उसके बाद फलागम। तो ये जो फल है यानी कार्य का मतलब भी वहां अवस्था में अर्थ प्रकृति में फल ही है, और अवस्था में तो फल है ही पांचवा। तो कार्य और फल ये मिलकर के निर्वहन संधि का निर्माण करते हैं। कहते हैं बीजवंतो मुख्याद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम, अर्थात जिस कथांश में बिखरे हुए जो कथांश थे, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से पूरी कथा बिखरी हुई थी, उनको समेट करके एक जगह जोड़ दिया जाता है कि किस तरह से, यानी उस नायक को की उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक कथाओं को जोड़ा जा रहा था। और जोड़ते वक्त भी क्या होता है,
कि जब नाटककार नाटक लिखता जाता है तो कई बार होता है कि हम कथा वस्तु से थोड़ा सा भिन्न चले जाते हैं। जो ट्रैक हमारा चल रहा होता है, जिस चीज को लेके हम लिख रहे होते हैं, उससे नाटककार थोड़ा सा भटक जाता है। लेकिन जब अंत में आकर के उपसंहार रूप जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन बिखरी हुई सारी चीजों को एक समअप करते हैं, उसको समेटते हैं और समेट करके उस नाटक का हम उपसंहार करते हैं। यानी उस नायक की जो भी उद्देश्य था या नाटककार का जो उद्देश्य था उस पर हम आ जाते हैं और उस उद्देश्य की हम पूर्ति करने की बात वहां करते हैं। तो ये जो है वो निर्वहन संधि में होता है। और निर्वहन संधि के 14 अंग हैं, और वो जो 14 अंग हैं वो संधि, विबोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, प्रसाद, आनंद, समय, कृति, भाषण, उपगूहन, पूर्व भाव, उपसंहार तथा प्रशस्ति, अंत में ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से निर्वहन संधि जो है वो उस रूपक साहित्य का, या जिसमें नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग जो भी है, उसमें इस तरह से उसका समापन होता है। तो इस तरह से ये जो संधि है, यानी नाटकीय तत्व जो हैं या नाट्य तत्व जो हैं, उनमें सभी चीजें, यानी अर्थ प्रकृति भी, 5 अर्थ प्रकृतियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। फिर नायक की अवस्थाओं का, यानी वो भी उस कथा वस्तु को, वो अवस्थाएं आगे बढ़ाने में सहयोग करती हैं। और जो संधियां हैं वो उन अवान्तर और जो जिसको मैंने अभी कहा था 2 प्रकार की कथा वस्तु थी, एक आधिकारिक और एक प्रासंगिक। और प्रासंगिक में भी मैंने कहा था पताका और परकरी 2 तरह की कथा वस्तु थी। तो वो सारी कथा वस्तुओं को एक जगह, यानी जुड़ जुड़ करके वो कथा वस्तु उस पूरे नाटक को आगे बढ़ाती है। तो ये सारी संधियां भी नाटक में बहुत अधिक महत्व रखती हैं। तो इस तरह से ये जो विषय था, इस पर मैंने संक्षेप में आप सभी के साथ ये जानकारी शेयर की। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम जो धनंजय कृत जो 10 रूपक है, उसके तृतीय प्रकाश पर हम चर्चा करेंगे। उसमें नाटकों के रूपक के जो 10 भेद हैं, जैसा मैंने कहा, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, संविकार, डिमा, या, मृगांक, विथिंग, इन सब के लक्षण और उनके भेदों पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।